बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे थे सर्विसेज ऑफ बायोलॉजी फॉर मैनकाइंड, जिसमें हमने देखा कि बायोलॉजी ने 3 तरीकों से इंसान की खिदमत की है। नंबर 1, इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, कम्बैटिंग विद डिजीजेस और प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। पहला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे कि हाउ बायोलॉजी हैज सर्व मैनकाइंड इन एरिया ऑफ फूड प्रोडक्शन, और वहां पर हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था कि फूड प्रोडक्शन 3 तरीकों से इंक्रीज की गई है। नंबर 1, इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग वैरायटीज या प्रोड्यूसिंग न्यू वैरायटीज पैदा करके और एग्जिस्टिंग वैरायटी को इंप्रूव करके, फिर प्लांट को प्रोटेक्ट करके प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट, और थर्ड वन जो खुराक आपने इतनी ज्यादा तैयार किया और उसको प्रिजर्व करके। फिर हमने ये देखा था कि जो न्यू वैरायटीज कैसे बनाई जा सकती हैं, वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए बनाई जा सकती हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए बनाई जा सकती हैं। फिर उन ट्रांसजेनिक जो वेरिएंट है प्लांट का या एनिमल का, उसको आगे मल्टीप्लाई किया जा सकता है बाय यूजिंग टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग, टिश्यू कल्चर फॉर प्लांट एंड क्लोनिंग फॉर एनिमल। फिर हमने देखा कि प्लांट को हमने प्रोटेक्ट करना है मुख्तलिफ हार्मफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म से या बीमारियों से। सो प्लांट को प्रोटेक्शन वाले पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे थे, और इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ पॉइंट डिस्कस किए कि प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कैसे। उनको हमेशा हार्मफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट को वीक करता है, डिस्ट्रॉय करता है, उसको हम कहते हैं पेस्ट। तो केमिकल यूज कर सकते हैं, तो यूज ऑफ केमिकल टू किल पेस्ट इज कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। उसके ड्रॉबैक्स थे, उससे बचने के लिए फिर हमने बायोपेस्टिसाइड यूज की। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड था जिसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके एक हार्मफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। सो उसी वीडियो को अब मैं यहां से आगे कंटिन्यू करता हूं। उसमें हमने बायोलॉजिकल कंट्रोल तक प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। टॉपिक अभी कंटिन्यू है, और टॉपिक जो हमारा है उसका सेकंड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे। और ये जो सेकंड पॉइंट हम बिल्कुल डिस्कस कर रहे हैं, इस पॉइंट का ताल्लुक है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट से। सो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट में जो नेक्स्ट चीज है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक्स। ये टेक्निक डायरेक्टली तो प्लांट को प्रोटेक्ट नहीं करती है, लेकिन प्लांट को क्या हो सकती है, कोई डिजीज हो सकती है। प्लांट को क्या हो सकती है, कोई डिजीज हो सकती है। डिजीज क्यों हो सकती है, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। ठीक है, प्लांट को न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से कोई डिजीज हो सकती है। जैसे आप न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में डिस्कस करते हैं, स्टंटेड ग्रोथ नाइट्रोजन की कमी की वजह से है, क्लोरोसिस नाइट्रोजन और मैग्नीशियम दोनों की कमी की वजह से है। तो इस तरह से और भी बहुत सी डिजीजेज हो सकती हैं जो प्लांट को हो सकती हैं। अब हमें नहीं पता था कि कौन सा इनमें से न्यूट्रिएंट्स है। ये बहुत से न्यूट्रिएंट मैंने शो किए हैं, इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए बहुत ही जरूरी है, नेसेसरी है। अगर हमने ये चीज फाइंड आउट करनी है कि कौन सा न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कंपलसरी है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, हमें कोई टेक्निक वजह करनी पड़ेगी। चूंकि सॉइल के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं सॉइल क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मीडियम है। अब अगर मैं मिट्टी में प्लांट को ग्रो करता हूं, तो मिट्टी में तो ये सारे न्यूट्रिएंट पहले से मौजूद हैं, मिट्टी में तो ये न्यूट्रिएंट सारे पहले से मौजूद हैं। तो मुझे क्या पता चलेगा कौन सा न्यूट्रिएंट मिट्टी में कम आने की वजह से ग्रोथ नहीं हो रही है। इसलिए एक ऐसी टेक्निक बनाएगी, इट इज अ टेक्निक इन विच वी कल्चर या वी ग्रो प्लांट। हम प्लांट को ग्रो करेंगे इन हाइड्रोपोनिक मीन एरेटेड वाटर के अंदर, हाइड्रोपोनिक को कहते हैं। सो इस टेक्निक में हम प्लांट को क्या करते हैं, पानी में ग्रो करते हैं, और पानी में उसको क्या एरेटेड वाटर होता है, उसमें हवा दी जाती है, और हवा से इसको क्या मिलता है, H2O या CO2 मिलती है। तो ये न्यूट्रिएंट उसको किससे मिलेंगे, पानी से मिल जाएंगे। बाकी न्यूट्रिएंट हम 1 बाय 1 ऐड करते हैं। से फॉर एग्जांपल प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही थी, जैसे ही हमने नाइट्रोजन डाली तो ग्रोथ बहुत ज्यादा इंहांस होगी। इट्स मीन नाइट्रोजन ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। सो दिस टेक्निक दैट इज यूज्ड टू चेक which nutrient is essential for plant or not, this is called hydroponic culture technique. So in this technique क्या होता है, प्लांट आर ग्रोन इन एरेटेड वाटर, हवादार पानी में प्लांट को ग्रो करते हैं, इन विच न्यूट्रिएंट्स आर एडेड, जहां पर न्यूट्रिएंट 1 बाय 1 ऐड करते हैं। हम देखें कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसके मिस आने से या ना डालने से ग्रोथ नहीं हो रही है, इट्स मीन बहुत जरूरी है, वो हमें डालना पड़ेगा तभी प्लांट की ग्रोथ होगी।
सो ये इसका मेथड हो गया। दिस टेक्निक इज यूज टू चेक, इसकी नीड क्या है, दिस टेक्निक इज यूज टू चेक वेदर सर्टन न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर प्लांट और नॉट। इस टेक्निक में देखें कि सारे प्लांट किसमें, पानी के अंदर ग्रो किए हुए हैं। आप घरों के अंदर सब्जियां उगा सकते हैं ऐसे, आप वो सारे न्यूट्रिएंट जो प्लांट को चाहिए पानी में डालें, और पानी आप इस तरह से शेल्फ बना लें, उसके अंदर पानी छोड़ दें और हवा छोड़ दें, और प्लांट आप मट्टी के बगैर भी, वो गंद डालने के बगैर भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इस टेक्निक की, वो कहता है सॉइल इज ए कॉम्प्लेक्स मीडियम। सॉइल, जैसे मैंने पहले बताया कि सॉइल में हर तरह का न्यूट्रिएंट मौजूद है, डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट है, सो सॉइल इज कॉम्प्लेक्स मीडियम। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट बाय ग्रोइंग देम इन सॉइल। कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि हम अगर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को चेक करना चाहते हैं तो प्लांट को हम सॉइल में ग्रो करें और ये देखें कि कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है, क्योंकि हर न्यूट्रिएंट तो सॉइल में मौजूद है, हमें क्या पता कौन सा न्यूट्रिएंट सॉइल में मौजूद नहीं है। तो इसलिए फिर हमें इस टेक्निक का सहारा लेना पड़ता कि चेक करने के लिए कि कौन सा न्यूट्रिएंट जरूरी है और कौन सा नहीं है। दिस टेक्निक इज नॉट येट फिजिबल, इतनी ज्यादा इसकी फिजिबिलिटी नहीं है, स्टिल इसके कुछ ड्रॉबैक्स मौजूद होते हैं। एस्ट्रोनॉट्स, जैसे आप इस स्लाइड की बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि जो खलाबाज है इसको इसको एक वेजिटेबल ग्रो कर रहा है स्पेसशिप में, जस्ट पानी ले जाए, न्यूट्रिएंट ऐड कर दें तो आप पूरे का पूरा वहां पर खला में ग्रोथ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और वेरी इंपॉर्टेंट ये स्टेप भी है। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट में लास्ट स्टेप यही है। आईडीएम, अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन इसी से आता है, व्हाट इज आईडीएम। तो आईडीएम स्टैंड फॉर आई फॉर इंटीग्रेटेड, डी फॉर डिजीज, एम फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल करना। सो इट इज अ कंट्रोल ऑफ ए डिजीज या सारी डिजीजेस को। इंटीग्रेट का मतलब होता है यकजा करना, हर तरह के मेथड को आप कंबाइन कर लेते हैं यकजा करके। सो इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ ए पर्टिकुलर डिजास्ट्रियस मीन तबाहकुन डिजीज है, और ऑल कॉमन डिजीज ऑफ ए प्लांट बाय यूजिंग ऑल एप्रोप्रिएट, सारे मेथड को यकजा करके एंड रेलिवेंट आना चाहिए या उनसे मुतल्लिका आना चाहिए, डिजीज कंट्रोल इज कॉल्ड आईडीएम। क्लियर। सो शॉर्टकट आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज मैनेजमेंट, इट इज कंट्रोल ऑफ ए डिजीजेस बाय इंटीग्रेटिंग, बाय कंबाइनिंग ऑल द मेथड ऑफ डिजीज कंट्रोल। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। सो अब हम प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट को क्या करते हैं, समराइज करते हैं कि प्लांट को प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, फिर यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड, बायोलॉजिकल कंट्रोल से, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक से फाइंड करेंगे किस न्यूट्रिएंट की वजह से डिजीज हो रही है, और या सारे मेथड को हम क्या करेंगे यकजा करके आईडीएम, एक इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट यूज कर सकते हैं। एक 3-in-1 डेफिनेशन बताता हूं आपको। बेटा पेस्ट क्या होता है, पेस्ट इज एक्चुअली हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा, ये हमेशा हार्मफुल होगा। ये हमेशा क्या होगा, harmful organism is called pest. So the process by which pests are killed by using chemical, this is called pesticides. या chemical used to kill pest is called pesticide. Biopesticide mean bacterial spray that are used as pesticide to control pest, these are called biopesticide. And to control a pest by using other living organism is called biopesticide, is called biological control. So if pest is controlled by using chemical, so this is called pesticide. Pest is controlled by using bacterial spray that produce chemical or toxin, this is called biopesticide. Or pests are controlled by using other living organism, this is called biological control. So आपने अगर खुराक बहुत ज्यादा बना ली, मेरे पास एक अच्छी नस्ल की गाय है, बहुत ज्यादा दूध देती है, 20 किलो उसने दूध दे दिया, अब वो दूध खराब हो सकता है, मैंने उसको दूसरे शहर में जाके बेचना है तो वो खराब हो सकता है, तो या मैं दूसरे कंट्री में भेज रहा हूं, तो हमें एक मेथड यूज करना पड़ेगा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए। तो फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का तीसरा और आखिरी मेथड है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, कि जो आपने फूड बनाई है उसको प्रिजर्व भी करना है। तो डिफरेंट टेक्निक ऑफ फूड प्रिजर्वेशन हैव बीन डेवलप फॉर, किस मकसद के लिए फूड प्रिजर्वेशन की डिफरेंट टेक्निक डेवलप की हैं। प्रोटेक्टिंग प्लांट, प्लांट को प्रोटेक्ट करें, या प्रोटेक्शन फ्रॉम स्पाइलेज, प्लांट को स्पाइल आने से बचाना है आपने, खराब ना हो। अक्सर दूध खराब हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, लिहाजा हमें कोई तरीका अपनाना पड़ेगा जिसमें हम उसको क्या करें, प्रोटेक्ट कर लें। जो ट्रेडिशनल शुरू में तरीके इस्तेमाल होते थे, अक्सर क्या होता है कि दूध को बॉयल कर लेते हैं, दूध को खुश्क कर लें, इसके अलावा गोश्त को खुश्क कर लें,
तो इससे भी फूड जो क्या होती है प्रिजर्व हो जाता है। नमक लगा लेते हैं, नमक क्या होता है वो उसमें से जर्म्स को मार देता है, डिहाइड्रेट कर देता है, जिससे उस पर वो फंगस या बैक्टीरिया वगैरह नहीं लगते हैं। सो डिफरेंट टेक्निक्स जो होती हैं किसके लिए यूज करते हैं, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, आपने अमेरिका में भेजनी है कोई चीज उसको आप प्रिजर्व करके भेजेंगे, या आप डिफरेंट ये कैन मिल्क यूज कर रहे होते हो, डिफरेंट हर चीज आप आजकल डब्बों में आ रही है, तो ये इस मकसद के लिए ताकि इसको हम दूसरे शहर में भेज सकें। One of the important technique for the preservation of food is pasteurization that is developed by ये साइंटिस्ट है लुइस पास्चर, जिसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। तो इसने ये टेक्निक डिस्कवर की थी। ये टेक्निक ऐसे डिस्कवर हुई थी कि जब वो आइडिया ऑफ एबायोजेनेसिस को रिजेक्ट कर रहा था। आइडिया ऑफ एबायोजेनेसिस ये कहता था कि जो दूध खराब होता है ना, दूध के अंदर कुछ दूध वो कहते हैं कि ये पानी है, नॉन लिविंग है, इसमें से क्या निकल आते हैं, जर्म्स बैक्टीरिया निकल आते हैं, तो नॉन लिविंग से लिविंग लाइफ मर्ज वजूद में आती है, तो उसको कहा जाता था आइडिया ऑफ एबायोजेनेसिस। तो फिर इसने कहा था कि एक्चुअली दूध में बैक्टीरिया के स्पोर पहले से मौजूद होते हैं, बैक्टीरिया पहले से मौजूद होते हैं, वो दूध को खराब करते हैं। तो इस चीज को रिजेक्ट करने के लिए उसने दूध को बहुत ज्यादा बॉयल किया, जो मिल्क प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा बॉयल किया, फिर उनको ऐसी बर्तन में डाला जिसमें सिर्फ आवाज आ सकती थी, उसमें स्पोर्स नहीं जा सकते थे, वो इस तरह की उसने सराइयां यूज की थी। तो फिर देखा गया जब ऐसा उसने काम किया तो फिर वो दूध खराब नहीं हो रहा था, तो वहां से ये टेक्निक पास्चराइजेशन डेवलप हो गई। तो इट इज डेवलप बाय लुइस पास्चर, इसलिए इसको कहते हैं पास्चराइजेशन। इट इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। ये चीज एमसीक्यू में आती है, ये मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की क्या प्रिजर्वेशन के लिए यूज होती है, क्लियर। तो एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है। इसका प्रोटोकॉल, डिफरेंट प्रोटोकॉल हैं। एक प्रोटोकॉल इसका यह है कि आप हाई टेम्परेचर 160 डिग्री और 16 सेकंड के लिए हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन आप अप्लाई करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक इसका यूनिट होता है हीटिंग सेक्शन। आपने गाय से दूध हासिल किया तो उसको सबसे पहले हीटिंग सेक्शन में भेजते हैं, जिसमें 160 डिग्री तक उसको एकदम गर्म करते हैं। कितने? 16 सेकंड के लिए। 16 ज्यादा क्यों नहीं देते हैं, जो उसका कंटेंट खराब हो जाएगा। तो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए उसके बहुत हैवी टेम्परेचर देते हैं, इससे प्रोटीन उसकी डीनेचर नहीं हो रही होती है, इतने कम टेम्परेचर में वो डीनेचर नहीं होती हैं। वापस फौरन उसको ठंडा कर लेते हैं कूलिंग सेक्शन में, और फिर इसको डिफरेंट बोतलों में या डब्बों के अंदर पैक कर लिया जाता है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ पास्चराइजेशन। सो यहां तक आपका टॉपिक खत्म होता है, सर्विसेज ऑफ बायोलॉजी इन एरिया ऑफ फूड प्रोडक्शन। काइंडली मैं अपने तमाम दोस्तों का बड़ा शुक्रगुजार हूं, आप जो चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं। अगर आप उस्ताद हैं तो अपने बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को ज़रूर पहुंचाएं। इंशाल्लाह मैं आपके लिए ऐसे ही फर्दर वीडियोस कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर प्रोड्यूस कर सकूं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।